के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग हर राज्य में विपक्षी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में जांच शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर हेराल्ड केस में जांच पर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का कोहराम और सत्याग्रह जारी है, तो वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बागी तेवर से अचानक हुए सत्ता परिवर्तन के बाद प्रवर्तन निदेशालय की पैनी निगाहों के तीर से संजय राउत भी आहत नजर आ रहे हैं। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया। अब कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक की कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई के पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी ने संजय राउत के घर पर तकरीबन 9 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान ईडी ने राउत के घर से 11 लाख रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाले में आरोपी संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं पूर्व सीएम उद्धव ने संजय राउत का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें राउत पर गर्व है। वक्त हमेशा बदलता रहता है, जब हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका यानी भाजपा का क्या होगा। इस मामले में विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन बोले कि बीजेपी के सामने झुके नहीं राउत, यही उनका अपराध है। तो वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी विपक्ष मुक्त संसद चाहती है। कुल मिलाकर ईडी को सुप्रीम पावर के बाद विपक्ष का वार जारी है और आरोप लग रहे हैं कि ईडी भाजपा का सबसे प्रमुख चुनावी हथियार है, जिसका वो दुरुपयोग कर रही है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। संजय सिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? पेड़े वाटा महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेड़े वाटा पेड़े महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेड़े वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। सर मॉनसून सत्र चला है, विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और अब बार बार देखिए सरकार की ओर से यह आया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते। जिस तरीके से विपक्ष को चुप कराने की षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ईडी का हवाला देकर, जो कि एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन चुका है और सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रातों रात उनको संजय राउत जी को अरेस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल मैं कहती हूँ कि गलत काम हो रहा है और कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय देश में एक ट्रेंड चल गया है, जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, जो लोग उनके विरोध में हैं वो हताश हैं, निराश हैं, और उनको ले दे करके एक भारतीय जनता पार्टी ही मिलती है जिस पर किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी को आधार बना करके, माध्यम बना करके वो आरोप लगाते हैं। उनकी हताशा निराशा हम समझ सकते हैं, और उसके लिए अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके साथ मेरी सहानुभूति है। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। एक नया ट्रेड चलाया है इन्होंने, ये तरीका मीडिया के माध्यम से जो विषय है उसका जवाब नहीं देना, कैसे भ्रष्टाचार को ये शिष्टाचार में साबित कर दे। चाहे संजय राउत जी हो, चाहे दूसरे लोग हों, भाई ईडी पे लोग गए, लेकिन उन्होंने आज तक मीडिया को बताया नहीं कि वो निर्दोष कैसे हैं। न वहां सही जवाब दे रहे, न मीडिया को। हर जगह गुमराह करने की कोशिश, अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश है। तो चौल के चक्कर में फंस गए संजय राउत। जी हां, शिवसेना सांसद संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आइए एक परिचय आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी, सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। साथ ही जुड़ रहे हैं नवीन आनंद जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से ईडी के तीर से आहत आप भी, और उसके बाद अब लगातार अगर देखा जाए पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक लगातार ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं। अब जो कार्रवाई महाराष्ट्र में नजर आ रही है, उसको एक अच्छा विपक्ष होने के नाते या फिर भ्रष्टाचार मुक्त जो कि लगातार भारत को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उस दिशा में इस प्रयास को किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात की जा रही है, लेकिन आप ये देखिए कि सरकार में रहने वाले लोग भ्रष्टाचारों की जांच नहीं हो रही है। सरकार में जो लोग हैं उनके भ्रष्टाचार ईडी को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा ये कहना है कार्यवाही हो, सब पर हो। जी अमित शाह जिस कोऑपरेटिव के अध्यक्ष थे, वहां का घोटाला तो सबसे बड़ा घोटाला, ईडी को वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। एक नहीं 25 में आपको नाम गिरा देता हूँ। तो ये घोटाला वास्तविक में ये जांच जो है ये ईडी की जांच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पर ईडी को नचा रही है। बस यही आपत्ति का कारण है। संजय राउत की जांच हो, उसमें दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है उसके घर ईडी पहुंच जाती है। ये कब से कहते रहे सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे, रावत वड्रा को अंदर कर देंगे। आज क्या स्थिति बनी है? आज कितने सालों से, 8 सालों से सरकार में बैठे, न कोई अंदर गया न कोई बाहर आया। सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में खतरा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वो ये उपयोग करती है और ये कोशिश करती है जी। कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज आपने देखा संजय राउत का मामला आपके सामने है। संजय राउत झुके नहीं। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी, इसलिए उनके ऊपर शिकंजा कस गया। ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने है। इतना इतना स्तर, निचले स्तर पर जाकर के ईडी का इस्तेमाल किसी सरकार ने नहीं किया जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो ये कह रहा हूँ अमित शाह के समय कोऑपरेटिव में क्या हुआ, वो घोटाले पर ईडी की नजर नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए कितने लोग आपकी समझ में आए, कितने लोगों के साथ घोटाले जुड़े, ईडी को वो नहीं दिखाई दे रहा। ईडी को विपक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि उसको विपक्ष को कमजोर करना है जी। और जो लोग उनको चुनौती देते हैं उनको बर्बाद करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। चलिए, ब्रजगोपाल लोहिया जी ने तमाम बातें सुनी मिश्रा जी की। और क्या कहेंगे लोहिया जी, जिस प्रकार से अगर बात करें महाराष्ट्र की सियासत में जैसे ही उलटफेर शुरू हुआ उसके बाद ईडी को नजर आने लगा कि संजय राउत के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाए, ये पहले क्यों नहीं हुआ। और ये तमाम तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं, जैसा कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, नेशनल हेराल्ड केस का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर लगातार बदले और दबाव की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? सुनीता जी, मैं 2-3 बातें बड़ी आपसे स्पष्ट करूं। जी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जितेंद्र जी अभी जो बातें कर रहे थे उसमें एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो लोग निर्दोष। क्या आप में ये कहने का साहस है कि पात्रा चाल घोटाला संजय राउत और उनके करीबी प्रवीण राउत और उनकी पत्नी प्रवीण राउत की वर्षा राउत इन्होंने नहीं किया? क्या आप ये कहने का साहस क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? और ये मामला कोई आज दर्ज नहीं हुआ है, ये मामला 2018 में, और इसमें ईओडब्ल्यू जांच कर चुका है। जी इसके बावजूद क्या आप ये कह सकते हैं कि जिस 43 एकड़ भूमि पर जो माढ़ा की भूमि थी उसमें आपको 3700 से ज्यादा फ्लैट बनाने थे और आपने 675 बनाकर 1034 करोड़ रुपए में उस जमीन को प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया? जी। इसको डिनाई क्यों कोई नहीं कर पा रहा है? क्यों जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात होती है तब ये क्यों नहीं कहा जा रहा? आज तक किसी ने नहीं कहा। क्या कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट कंपनी के को देने का अधिकार कांग्रेस की कमेटी या कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं क्या उनको है? कोई नहीं कह रहा है। और जहां तक जितेंद्र जी की बात का है कि किस पर कार्रवाई हो रही है, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे, उसकी ईडी जांच कर रही है। तो वास्तव में आप फैक्ट की चर्चा कीजिए। हम तो ये स्वीकार करते हैं कि 8 वर्षों में 3010 जगह ईडी ने रेड किया है। हम ये गर्व के साथ कहते हैं और ये इसलिए कहते हैं कि माननीय मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन ये कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। परंतु इन लोगों ने जो कांग्रेस और ये हमारा लेफ्ट लिबरल गैंग है, इन्होंने ये समझा कि मोदी जी नए संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि जिन्होंने खा लिया है उनका भी निकाल लूंगा। तो ये जो माननीय मोदी जी का संकल्प है, और यदि कांग्रेस पार्टी को, लेफ्ट लिबरल गैंग को, जितेंद्र जी को हम में से किसी भी ऐसे व्यक्ति पर शक है तो वो कोर्ट जाए और कोर्ट से निर्देश कराएं कि ईडी, सीबीआई जो संस्था जांच करनी चाहे वो सारी संस्थाएं जांच करें। परंतु मेरा एक आग्रह है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखिए और संवैधानिक संस्थाओं को जो अधिकार आपके समय दिए गए हैं, हमने कोई अधिकार नया नहीं दिया है। ये आपको याद होगा
कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ये कहा था कि सीबीआई बंद तोते में जो पिंजरा कैद होता है उस स्थिति में देश की सीबीआई है। ये आरोप आप पर मनमोहन सिंह की सोनिया गांधी का जो यूपीए था उसकी सरकार पर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ये जो आपका तरीका था काम करने का, हमारा वो नहीं है। हमारा तो स्पष्ट है, जिसने इस देश के सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया है, जिसने इस देश की संपदा को चोरी किया है, उन सबको हम जेल तक पहुंचाने का लेकिन काम लोया जी करेंगे। आरोप ये लग रहे हैं कि क्या सिर्फ जो बीजेपी में नहीं है, क्योंकि ये भी एक आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि जैसे ही जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम पाक साफ हो जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। आखिर क्यों नहीं है ऐसी जगह पर शिकंजा कसा जाता? तमाम नाम जितेंद्र मिश्रा जी ले रहे हैं। सुनीता जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ हम शिकायत से गए हैं, और यदि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई सबूत है तो वो भी कोर्ट जाने स्वतंत्र हैं। और हम तो कह रहे हैं कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं तो आप सार्वजनिक कर दीजिए। इस समय मीडिया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक बात और आपसे कहूँ, आपको याद होगा इसी मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी एक पेन ड्राइव हाथ में घुमाकर और लोगों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे थे कि इसमें सारे ड्रीम वो हनी ट्रैप के मामले दर्ज हैं। परंतु जब माननीय हाई कोर्ट ने उनसे वो पेन ड्राइव मांगी तो कमलनाथ जी ने उसे देने से इनकार कर दिया। क्यों आप बचते हैं न्यायालय से, क्यों आप बचते हैं संवैधानिक संस्थाओं से? आइए, आप और हम बाजार में दो हाथ करते हैं, सड़क पर करते हैं, ये लोकतंत्र है और अंतिम निर्णय इस देश की जनता को करना है कि उसके गाड़ी का पसीने की कमाई को वास्तव में खाया किसने है, ये जनता जानती है। जी बिल्कुल, जनता सब कुछ जानती है और लोकतंत्र में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, दोनों ही बातचीत आप सुन रहे हैं और लगातार इस सियासी उठापटक पे अगर महाराष्ट्र की सियासत में जैसे ही देखें, एकनाथ शिंदे जी ने जैसे ही अपने बागी तेवर दिखाए, महाराष्ट्र की सत्ता पलटी, उसके बाद संजय राउत जी पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया। इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक विद्वेष से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है। कहीं ऐसा ना हो कि संजय राउत जो है वापस से सांसदों से, विधायकों से मिलना शुरू कर दें। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। तो किस तरीके से देखा जाए इस पूरी कार्रवाई को, क्योंकि ईडी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये ईडी नहीं रह गई बल्कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी हो गई है। देखिए सुनीता जी, आपने जो आपकी पहले स्टोरी में शुरुआत में जो प्रतिक्रियाएं दी थी उसको सुनकर के स्पष्ट हो जाता है ये प्रकरण 10 साल पुराना है, 2011-12 का प्रकरण है। तो आप बताइए, यदि राउत ने उस समय कोई घोटाला किया था तो 11-10 साल तक क्या ईडी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये ईडी की विश्वसनीयता पर, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल निशान खड़े करते हैं। आज राजनीतिक रूप से यदि वो ताकतवर नहीं रहे तो उनको घेराबंदी का प्रयास कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये उस संस्था के लिए बड़ा विश्वसनीयता का संकट है कि वो संस्था जिसको मतलब हम प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, यदि वो अब जाकर के इस पर कार्रवाई करे तो 10 साल से उस प्रकरण में क्यों नहीं सोचे गया? दूसरी बात, यदि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया गया है तो आखिर क्या कारण है कि इसमें केवल वही फंस रहे हैं? इसमें और भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। आप ये देखिए कि जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं भी चाहता हूं, ये पूरे देश का समाज, पूरी देश की जनता चाहती कि भ्रष्टाचार के ऊपर जांच होना चाहिए, लेकिन जब वो सत्ता में न रहे तब क्यों? सत्ता में रहते हुए क्या उन पर हाथ डालने में किसी संस्था को दिक्कत है? क्या हमारे भारत सरकार का इतना ऐसा कोई कानून नहीं कि जो सत्तारूढ़ व्यक्ति को भी हम कटघरे में खड़ा कर सकें? क्या ये प्रवर्तन निदेशालय उस समय कार्रवाई करने में असक्षम था? क्योंकि ये सब सवाल जनता भी पूछना चाहती है। जब कोई सत्ता से हटता है तब उस पर कार्रवाई क्यों? चाहे वो चिदम्बरम हो, चाहे विजय हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो वो एक पक्षी लगने लगता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक मतलब माइलेज लेने की स्थिति बन रही है। यदि अभी राउत पावर में नहीं है तो उनको हम घेराबंदी कर रहे हैं, जब वो पावर में थे तब क्यों छोड़ दिया गया उनको? ईडी ने ऐसा क्यों किया कि उन पर तब कार्रवाई नहीं की? और आज यदि इस तरह का जैसे संसद में गतिरोध पैदा करने की कोशिश हो रही है तो विपक्ष के साथियों को भी ये चाहिए कि यदि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और वाकई में इसमें, तो इस तरह का मुद्दे को पूरे सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों को मिलकर के उठाना चाहिए और इसको केवल एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
बिल्कुल ब्रजगोपाल लोया जी, यहीं से मैंने शुरुआत की थी और देखिए घूम फिर कर आया वही लग रहा है कि क्या ये मामला अभी का है जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ? क्या इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय को ये नहीं पता था कि किस तरीके से चौल में घोटाले हो रहे हैं? 1034 करोड़ का ये घोटाला जो है, क्या ये आज का मामला है? क्यों नहीं पहले ये कार्रवाई हुई? आखिर इसको लेकर बार बार ये कहा जा रहा, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम पावर भी ईडी को दे दिया है, लेकिन राजनीतिक विद्वेष की बू बार बार क्यों आ रही है? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जो भी चोर है उनको हमसे विद्वेष की भू आएगी। माननीय हमारे विद्वान पत्रकार साथी, उन्होंने अभी कुछ प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों को मैं समझता हूं कि ये उठाने लायक प्रश्न है कि इससे जनता को बहुत सारी बातें क्लियर भी होती हैं। माना कि मामला 2012 का है, इसकी ईओडब्ल्यू ने जांच की और 2018 में जिन्हें दोषी पाया तब ये जांच ईडी को सुपुर्द की गई। ईडी 2012 से जांच नहीं कर रही है, पहले एक बात समझ लीजिए। और ईओडब्ल्यू ने 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया और प्रवीण राउत की गिरफ्तारी के बाद ये मामला खुला कि किस तरह प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उस 55 लाख रुपए के ट्रांसफर से किस तरह संजय राउत की पत्नी ने वहां फ्लैट खरीदा। अब ये जो मामला है ये 2020 का है। दूसरी बात, आप सत्ता से हटने की बात कह रहे हैं, अभी नहीं है, ईडी इन्हें मई से तलब कर रही है, परंतु ये महाप्रभु जाने कहाँ तैयार हैं। और आप देखते ना कि जो लोग सत्ता में हैं, क्या पार्थ चटर्जी सत्ता में नहीं है जिनके घर से 59 करोड़ रुपए और 7.5 किलो सोना और 50 प्रॉपर्टियां जब्त हुई हैं, क्या वो सत्ता में नहीं है? और हम तो एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, यदि आप बार बार इसको क्यों कहते हैं? हमें लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आपने नेशनल हेराल्ड के मामले में चोरी की है, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से हमने जांच का आदेश करवाया। यदि आपको लगता है कि हमारी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, तो आपके लिए भी न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है श्रीमान। न्यायालय जाइए, वहां से किसी भी संस्था की जांच करवाइए और उस जांच के लिए हम तैयार है। और हमारा जो लक्ष्य, माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है वो भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार तेरा और मेरा नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार कोई ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष का है और सत्ताधारी दल का नहीं है। हम तो ये कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज की जब बात होती है तो उसमें सभी को जाना चाहिए, परंतु केवल टीवी पर बैठकर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आइए, आपने इतनी आरटीआई के माध्यम से जानकारियां ली हैं, हजारों आरटीआई कांग्रेस पार्टी ने लगा चुकी वो जानकारी ली है। आइए उनको न्यायालय में लेकर चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में संवैधानिक संस्थाएं, उन पर विश्वास करिए, परंतु जो लोग इस परिवार को अपनी सर्वोच्च संवैधानिक सत्ता मानते हो, वो कभी भारतीय संविधान में और संवैधानिक सत्ताओं में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने ये मान लिया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस देश के कानून के ऊपर हैं, जिन्होंने ये मान लिया कि ये परिवार से तो पूछताछ हो ही नहीं सकती। अरे ये परिवार, अरे इन्होंने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, परंतु फिर भी हम हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सहिष्णुता है कि हम कानून के रास्ते से जा रहे हैं। इन्होंने किस तरह से कानूनों का दुरुपयोग किया है सारा देश जानता है। चलिए जितेंद्र मिश्रा जी, ये जो आरोप लग रहे हैं ईडी का, अगर गठन की बात की जाए तो यूपीए सरकार में गठन हुआ, उसके बाद आखिर क्यों नहीं आपके द्वारा जो आरोप अभी लगा रहे हैं आप, जब जैसे ही मोदी सरकार आई उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत का लगातार जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है और निश्चित तौर पर जो विभाग है वो अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये आपने क्यों नहीं किया? आप आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह को लेकर या फिर तमाम ऐसे आरोप हैं। अब जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर प्रवर्तन निदेशालय, क्योंकि आज का मामला नहीं है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, स्टेप बाय स्टेप पूछताछ चल रही है, लेकिन यही जिससे लोया जी कह रहे हैं कि आप भी सामने आइए, आप भी आकर कोर्ट में अपने सारे जो सबूत है वो पेश करिए, किसके खिलाफ करना है। उतने खुले दिल से क्यों नहीं आप सामने आते भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली चीज तो इस भारत देश में लोकतंत्र की स्थापना करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। अब आज लोकतंत्र की क्या हाल है, आपने भी, आपके चैनल ने भी दिखाया, आपके पास भी पत्रकारिता का अनुभव है। कल भोपाल परसों आपने देखा इस तरीके से टेंडर बोर्ड डाल दिए पंचायत, ये पंचायती राज का सपना तो कांग्रेस ने देखा था। इस देश को पंचायती राज का सपना कांग्रेस ने दिखाया, पंचायती राज की स्थापना की, इस देश को लोकतंत्र दिया। अब आप कहिए साहब, आपने क्यों नहीं अपहरण कर लिया, आपने विधायकों को क्यों नहीं खरीद लिया? इसी तरीके से ईडी की स्थापना की गई थी कि जांच की जाए, जो अपराधी हैं, जो घोटालेबाज है, उनको अंदर किया जाए। आज आपने देखा, अभी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है, चुनौती देता है, उसी दिन रात में ईडी उसके छापा मार देती। ये कौन सी न्याय संगत प्रक्रिया है?
ये कौन सा कानून का डंडा चल रहा है, ये तो राजनीतिक दल सत्ता में बैठा हुआ अपना इस्तेमाल कर रहा है इन रणनीतियों का। मेरा यही कहना है कि आप ये देखिए कि अमित शाह की जो सहकारी बैंक घोटाला, वो क्या छोटा मोटा घोटाला, लेकिन ईडी को याद नहीं आएगी। ईडी को वो याद आता है जब सरकार गिराना होता है, जब ईडी को उसकी याद आ जाती है और खोल दिया जाता है। जो भी आपको दोषी समझ में आता है उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई का वक्त कब तय होता है? जब आपको चुनौती मिलने लगती। इस तरीके से लोकतंत्र में होता है क्या? इस तरीके से दबाया जाता है विपक्ष को क्या? जब भी आप सरकार में आने के तैयार होते तो आप कहते कि घोटालेबाजों को अंदर कर दूंगा। 8 साल से आप सरकार में बैठे, ना सोनिया जी को अंदर किया, ना राहुल जी को अंदर किया। अब आप कहते हैं कि साहब वाड्रा को अंदर कर दूंगा, वाड्रा को अंदर नहीं किया। सिर्फ डराने के लिए अगर राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता समझ रही है और इसका एक न एक दिन जवाब मिलेगा। जी सुनीता जी मुझे कुछ कहना है ना। जी बोले। देखिए, जितेंद्र जी ने अपनी लोकतंत्र की बात की। कांग्रेस ने लोकतंत्र का रास्ता बताया। आप ये हमें बताना चाहते हैं देश में जिस पार्टी में एक के मुकाबले 23 से सरदार पटेल प्रधानमंत्री चुने गए, उन सरदार पटेल को आपने प्रधानमंत्री बनाने के बजाय अकेले स्वयं का वोट पाने वाले जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। आप लोकतंत्र की बात करते हैं। जिन लोगों ने 25 जून 1975 की आधी रात को इस देश में आपातकाल लगा दिया, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। जो आज ये कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है, संजय राउत, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। आपको याद है कि 26 जून 1975 को सुबह सुबह बेंगलोर में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को आपने किस जुर्म में गिरफ्तार किया था? जिस जुर्म में आपने 7 दिसंबर 1992 को किस आरोप में आपने भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें गिरा दी थी? आपने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके 100 से ज्यादा विपक्ष की सरकारें गिराई। वो लोग आज अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो ये तो ऐसा लगता है जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये उचित नहीं है। जितेंद्र जी, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके कर्म ऐसे हैं कि वो आपके छुपाए छुप नहीं सकते। आज पब्लिक डोमेन में हर जानकारी है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आपने कैसे लोकतंत्र का गला घोटा, कैसे संविधान में मनमाफिक उपयोग किया, उसका कैसे उसका दुरुपयोग किया। पर्चियों पर धाराएं संविधान में जोड़ दी गई, आर्टिकल 35A उसका उदाहरण है। तो ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती, परंतु याद रखिए नंबर सबका आएगा, बारी सबकी आएगी। जी, यही बात उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। लोया जी, यही उद्धव जी का भी कहना है कि हमारा भी वक्त आएगा, तब सोचिए कि आपका क्या होगा। इशारा भाजपा की तरफ ही है। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं अगर हमने पाप किया हो तो कोई पापी को आप छोड़िएगा मत। आपका समय आने वाला तो कभी नहीं है। आपका समय सर, मैं रुकना चाहूंगी, नवीन आनंद जोशी जी का मैं रुकना चाहूंगी। जोशी जी क्या कहेंगे? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो बदला और दुर्भावने की राजनीति नजर आ रही है, जो परिदृश्य नजर आ रहा है, लोकतंत्र की हत्या, ये शब्द जो है आम बात हो गई है। अगर जब मेरी सरकार होगी तब मैं तुम्हें देख लूंगा, इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल होने लगा है, क्या कहेंगे इसे? मैं कहूं कि उनकी जो वाणी है उस पर तो संयम और राजनीतिक दल के नेताओं का रहा नहीं। जिस तरह से ये कहा जाता है कि कल के बाद परसों आएगा, परसों के बाद हमारी बारी आएगी, हम देख लेंगे, फिर इसके बाद जिस तरह की कार्रवाइयां की जाती है उससे ये लगता है कि ये कोई रंजिशन कार्रवाई हो रही है। राजनीतिक दलों का काम सेवा करना है, वे जनता की सेवा के लिए आए हैं। यदि भ्रष्टाचार कोई मुकदमा है या भ्रष्टाचार के कोई प्रकरण है तो उन्हें उठाना चाहिए, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं। अभी आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए, उन पर कितनों पर कार्रवाई हुई? यदि सरकार में बैठे लोगों की हम बात करें तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं। व्यापम सबसे बड़ा मामला था, उसमें क्या हुआ? कई लोग जेल गए, लेकिन वो लोग गए जो दोषी नहीं थे वो गए, और जो दोषी थे वो साफ बच निकले। अब आप ये बताइए कि इसके बाद एक 400-500 करोड़ का घोटाला हुआ, सीएस का घोटाला हुआ, उन घोटालों पर भी तो सरकारें देखना चाहिए थी। क्या ये केवल कुछ राजनीतिक दल की ही इच्छा शक्ति का सवाल है? क्या वही उन पर ही कार्रवाई होना चाहिए? ऐसा है कि यदि भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो इसका दूल्हा तो कोई व्यक्ति होता नहीं। खासकर राजनेताओं के साथ ये काल की काजल की कोठरी है, इसमें से साफ निकल कर आ जाए ये संभव नहीं।
और यदि थोड़े बहुत इल्जाम है तो आरोप है तो फिर उनकी सफाई देने के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी जब देख लेंगे। अब कांग्रेस ने भी कहती रही कि हम यहाँ घोटाले की जांच कराएंगे, जैसे सत्ता में आए उसने घोटाले की कोई जांच नहीं की। जब उन्होंने कहा था कि वे आयोग का गठन करेंगे, सत्ता में आते ही वे बदल गए, उन्होंने कोई आयोग का गठन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में है लेकिन उसने उन घोटालों को नहीं देखा जो कांग्रेस के शासन में हो गए। आप ये बताइए कि क्या राजनीतिक दलों का काम केवल आरोप प्रत्यारोप जनता को बड़गलाना ही रह गया है? क्या जनता के प्रति उनकी जवाबदेही यही रह गई है कि मैं उनको नंगा करूं, ये हमें नंगा करें? एक दूसरे को हमाम में खींच के लाने का जो जतन राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये इस समाज के लिए और इस लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बेहद खतरनाक है। निश्चित तौर पर ये जो दृश्य परिदृश्य राजनीति में नजर आ रहा है, इस पर चिंतन मंथन की जरूरत है। लोया जी, माफी चाहूंगी, समय की कमी है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से ब्रजगौर लोया जी जुड़े और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े, जितेंद्र मिश्रा जी और नवीन आनंद जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में जो घटनाक्रम जारी है, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी उनसे मांगी थी और अब 4 अगस्त तक के लिए भेज दिया गया है ईडी की कस्टडी में। इसको लेकर लगातार सियासी ड्रामा चल रहा है, जहां पर यह भी कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से ईडी जो है वो बीजेपी का एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट हो चुकी है और कहीं ना कहीं दुर्भावना के चलते इस तरीके की राजनीति की जा रही है। अब ये देखना होगा जो तमाम आरोप लगे हुए हैं संजय राउत पर, उसमें ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन लगातार लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल भारत की राजनीति में देखने को मिल रहा है, जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और सवालों के साथ।